सो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यहाँ पे हमने देखे थे कि एक एप्लीकेशन को बनने के लिए उसको क्या-क्या कंपोनेंट्स लगते हैं। आई मीन हमें सिर्फ इंटरफेस दिखता है यूआई, बट उसको बनाने के लिए कितने सारे बिजनेस लॉजिक्स होते हैं और कितने सारे स्टेप्स होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। ये पूरा एक सर्कल है, लाइफ साइकिल ही समझ लो इसका भी। तो यहाँ पे इस तरह से आई मीन होता है। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस है क्या? यूजर इंटरफेस है कॉमन टर्म में यूआई बोलते हैं। अब यूजर इंटरफेस इज अ लेयर ऑफ अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच यूजर कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन। अभी ये सॉफ्टवेयर लेयर क्या होता है? अभी अगर आप देखोगे, आई विल शो यू दिस मेक माई ट्रिप। ये जो एप्लीकेशन है, आप जब भी मेक माई ट्रिप ओपन करोगे तो आपको यही पेज दिखेगा। नाउ व्हाट इज दिस पेज? इसको हम लोग बोलेंगे यूआई, क्योंकि आपको कुछ एक यूजर इंटरफेस है ना, आपको कुछ तो भी एक मीडियम देना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। तो जो भी वो मीडियम होता है यूआई होता है, यानी जो मीडियम होता है उसको हम यूआई बोलते हैं। और ये सब चीजें डिजाइन की जाती है कि किस तरह से इजीली लोगों को चीजें दिखे, तो इसको हम लोग यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट लेयर टू द यूजर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ग्राफिकल कंट्रोल्स लाइक स्क्रीन्स, हमने स्क्रीन देखा, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स एटसेट्रा। अभी ये क्या क्या होता है? अभी देखो, ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये देखो, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। अब ये बटन, ये रेडियो बटन बोलते हैं इसको, ये बटन्स को हम लोग क्लिक कर पा रहे हैं एट अ टाइम। सिर्फ हम लोग कोई एक ही चीज कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। इसको बोलेंगे सर्च बटन। ये बटन हो गया, ये रेडियो बटन है। चेक बॉक्स अगर कैसे बताऊं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस तो दिख नहीं रहे हैं। चेक बॉक्स में कैसा होता है? आप एक बार में मल्टीपल चेक्स कर सकते हो, वो चेक बॉक्स होता है। यहाँ पे है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं है चेक बॉक्स। आपको इमेजिन कर पा रहे हो क्या कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ? चेक बॉक्स इधर गया। चेक बॉक्स है ना, आपको इसका ट्राई योरसेल्फ। जैसे हम हाँ, ये। लैंग्वेज में से हाँ, सिलेक्ट जैसे आप करते हैं, जैसे मल्टीपल, हाँ इंग्लिश चाहिए, मल्टीपल आप, मराठी चाहिए, हिंदी चाहिए, करेक्ट करेक्ट, वो मल्टीपल वाला। ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो हो गया आपका चेक बॉक्स। सो दीज आर लाइक द इंटरफेस विच आई मीन ऑप्शंस होते हैं जो कि यूआई में होते हैं। तो इस तरह के जो भी ऑप्शंस होते हैं, हम लोग यूजर को उस तरह से यूआई पे दिखाते हैं। द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज क्रिएटेड बाय द यूआई। आई मीन आपको जो भी यूआई होता है, तो डेवलपमेंट में भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था मल्टीपल टीम होती है। तो यहाँ पे यूआई टीम होती है। यहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक वाला काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो यूआई वाला बंदा है, आपने सुना होगा एंगुलर होगा, एचटीएमएल हो गया या सीएसएस हो गया, ये जो जिनको आता है उनको यूआई डेवलपर बोलते हैं। और ये लोग मोस्टली यूआई डेवलप करते हैं। अब यूआई डेवलप करने के लिए भी ऐसे कुछ भी नहीं डेवलप करते हैं, उनको पहले वायर फ्रेम, अभी जैसे हमने देखा था प्रोटोटाइप पहले बनता है जब बिजनेस से अप्रूवल लेते हैं। तो जो प्रोटोटाइप बना हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रिप्लिका हमें वर्किंग मॉडल में बनाना है। तो वो बनाने के लिए यूआई वाले को काम करना पड़ता है और उसके लिए वो कोडिंग लिखता है। तो अल्टीमेटली जब हम टेस्टिंग करते हैं, तो हम टेस्टिंग में क्या क्या करते हैं? हम यूआई को भी टेस्ट करते हैं, हम बिजनेस लॉजिक को भी टेस्ट करते हैं, और हम लोग जो डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है उसको भी चेक करते हैं कि प्रॉपरली डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। नाउ वी हैव इज यूजर रोल। यूजर रोल आर द ग्रुप ऑफ यूजर परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क एंड होल्डिंग सिमिलर लेवल ऑफ परमिशन एंड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन देयर रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे इसने एक अलग एग्जांपल दिया है। जैसे कि आप लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, एक ही पोर्टल होगा, लेकिन अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है तो सिर्फ उसको अकाउंट के ही इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में हो तो आईटी रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। अगर आप एडमिन डिपार्टमेंट में हो तो एडमिन रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए। अब ये कैसे सेग्रीगेट होगा? ये होगा आपका लॉगिन पे, यानी आपको जब हम लॉगिन बना के देते हैं तो आपको एक यूजर असाइन करते हैं।
उस यूजर असाइन होने के बाद ही आपको सिर्फ जो आपका डिपार्टमेंट है उसका ही यूजर दिखेगा। अब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं, कल जो हमने एग्जांपल लिया था फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन का, अगर मैंने एक फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन बनाया है तो उसमें मैं चाहता हूं कि कस्टमर को थोड़ा कम डिस्काउंट हो क्योंकि वो बार बार आता नहीं है, बट एजेंट है मुझे रोज की 10 बुकिंग से ज्यादा अगर देता है तो मैं उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, 20% डिस्काउंट दूंगा। तो अगर एप्लीकेशन बना रहा हूं तो मैं दो एप्लीकेशन नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक यूजर मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यूजर को रोल असाइन कर दो, उसके बाद जो भी आप बिजनेस लॉजिक बोलोगे सेम साइट पे दो अलग तरीके से बिहेव करेगा। एक बिहेव करेगा एंड यूजर के लिए, कस्टमर के लिए, और एक बिहेव करेगा एजेंट के लिए। दिस इज हाउ यूजर रोल वर्क्स। तो दिस ग्रुप फैसिलिटेट द अलोकेशन ऑफ राइट्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क इन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अभी इसमें कैसा होता है, रोल्स जो असाइन होते हैं अभी एक 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 लेट से कोई भी है ना अप्रूवल वाला सिस्टम होता है। अभी लेट से एक एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, आपने क्या किया, आपने बोला कि मुझे कुछ कोटेशंस मंगवाने, आई मीन आपको एक काम करना है, उसके लिए आपने कोटेशंस मंगवाए। लेट्स से मल्टीपल लोगों ने कोटेशंस दिए। अब वो कोटेशंस कैसे दिए, आजकल ना पेपर वर्क कम हो गया है, तो उन्होंने बोला कि आपका जो भी कोटेशन है हमारे यहाँ पोर्टल में आप डालो। पोर्टल में डालने के लिए आपको लॉगिन दिया जाएगा, उससे आप अपना कोटेशन डालो और फिर उसके बाद ये रिव्यू होगा। अब रिव्यू होने के लिए एक नया रोल होगा, रिव्यूअर जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन वाला उसको रिव्यू करेगा और उसमें से किसी एक को जो सबसे बेटर होगा उसको ही अप्रूव करेगा। और अप्रूव होने के बाद जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको ही मैसेज मेल या जो भी है वो पोर्टल के मीडियम में जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे राइट्स अलोकेट किए, पोर्टल सेम ही होगा, जो एंड यूजर यूज कर रहा है वही सेम ऑर्गेनाइजेशन वाला भी यूज कर रहा है, बट जब उसको हम लोगों ने एक स्पेसिफिक लॉगिन दिया जिससे वो सिर्फ कोटेशन अपलोड कर पाएगा एप्लीकेशन में, तो सिर्फ उसको वही टैब दिखेगा या फिर वही स्क्रीन दिखेगी जिसमें सिर्फ वो अपना कोटेशन अपलोड कर पाए और उसके अगेंस्ट में उसका स्टेटस चेक कर पाए। बट लेकिन जो अप्रूवर है जो कोटेशन को चेक करेगा उसको पूरा डैशबोर्ड में दिखेंगे कितने कोटेशंस आए, कितने लोगों ने अभी तक अपने को अप्रोच किया। उसके बाद मैं कोटेशन को सब एनालाइज करूंगा किसका सबसे बेस्ट कोटेशन है, उसके हिसाब से वो अप्रूवल और डिसअप्रूवल सबको देगा। यहाँ पे राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हम लोग एक ही पोर्टल बना रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि एक बंदे का राइट यानी जिसको हम लोग राइट देना चाहते हैं उसको किसी और के भी इंफॉर्मेशन दिखे, यानी उसके और डिपार्टमेंट का भी इंफॉर्मेशन दिखे। तो यहाँ पे जब हम टेस्टिंग करते हैं तो ये हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जिसको जो राइट दिया गया है उसको सेम स्क्रीन दिया जाए। तो आप जब टेस्टिंग करते हो तो आप क्यू एनवायरनमेंट में करते हो तो आपको हर एक जो भी रोल होते हैं उसको लॉगिन करके देखना पड़ता है कि इस रोल में जितने भी टैब्स असाइन किए हो पोर्टल के सिर्फ वही दिखे, इससे अगर एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है तो वो इशू कहलाता है। तो ये सारी टेस्टिंग में हम लोग कवर करते हैं, बट जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट कि यूजर रोल क्या होता है और हम किस तरह से यूजर रोल की टेस्टिंग करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ यूजर रोल आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। सो अल्टीमेटली जिसको जो रोल दिया है वही अगर दिखेगा तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर होगी, क्योंकि हम जिसको जितना दिखाना चाहते हैं पोर्टल में सिर्फ हम उतना ही दिखाएंगे, अपार्ट दैट उसको और कोई चीज़ें नहीं दिखेगी। तो ये सिक्योरिटी लेवल पे भी अगर आप यूज़र कंट्रोल करते हो तो उसको जितना दिखना चाहिए उससे ज़्यादा ही उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो दिस इज हाउ इट सिग्निफाइज दी ग्रेट सिग्निफिकेंस इन दी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन कंपनी रोल कैन बी एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट मैनेजर, एचआर ऑफिसर एटसेट्रा। आई मीन सेम एग्जांपल हमने लिया था, अब एक आईटी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय को एक अलग व्यू दिखेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ और भी व्यूज हो सकते हैं, उसको एम्प्लॉय की भी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, उसको खुद की भी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉय कैसा होता है, अगर मैं हूँ मेरे अंडर में कोई भी लोग नहीं है तो मुझे सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंडर में मैं हूँ तो उसको प्रोजेक्ट मैनेजर जब लॉगिन करेगा तो उसको खुद की इंफॉर्मेशन भी दिखनी चाहिए और उसके अंडर में जितने लोग हैं जैसे मैं हूँ तो मेरी भी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। तो ये कैसे चेक होता है,
तो ये रोल बेस्ड चेक होता है, यानी आप चेक करोगे कि लिटरली क्यूए में ये सब चल रहा है कि नहीं, और इसके हिसाब से प्रोडक्शन में सब दिखेगा। अब एचआर ऑफिसर है, एचआर ऑफिसर को हर एक बंदे की इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हैंडल कर रहा है। अल्टीमेटली एचआर ने ह्यूमन रिसोर्स हर एक रिसोर्स का हैंडल कर रहा है, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो ये कैसे चलेगा, तो ये सब पूरा पूरा रोल बेस्ड है। तो ये जैसे आप रोल असाइन करोगे वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन पोर्टल में उस यूजर को दिखेगी, और बेस्ड ऑन द लॉगिन ये सारा सेग्रीगेशन होगा। ठीक है। सो ये जब यूजर बनाते हैं तभी रोल असाइन करता है, और रोल कौन असाइन करेगा, जो एडमिन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है पोर्टल का। पोर्टल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, उसका एक सेपरेट लॉगिन होगा, वो ही हर एक यूजर को रोल असाइन करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसे किसने रोल असाइन किया, बट जब आप टेस्टिंग करोगे तब आपको ये सारी चीजें पता चलेगा। इस तरह का कोई सिनारियो आएगा तो आपको पहले ही इसके लिए डेमो दिया जाएगा कि किस तरह से रोल्स असाइन होने वाले हैं, और उसके बाद आप लोग टेस्टिंग करोगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ रोल का टेस्टिंग भी हम लोग कैसे चेक करते हैं वो मैंने बताया। बिजनेस रूल्स, अब बिजनेस रूल्स क्या होते हैं, तो बिजनेस रूल्स आर सेट ऑफ रूल्स इनकॉर्पोरेट इन दी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच डिफाइन हाउ बिजनेस फंक्शन। सो बेसिकली जो भी बिजनेस रूल्स होते हैं ये हम क्या करते हैं, तो हम उनको चेक करते हैं। लेट्स से लॉगिन एक मॉड्यूल है। लॉगिन मॉड्यूल क्या एक्सपेक्ट करता है, यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपने करेक्ट डाला तो आपको लॉगिन करने देगा और आगे आपको बढ़ने देगा। बट लेट्स से बिजनेस रूल ये भी कहता है कि अगर लॉगिन में किसी ने कुछ गलत डाला तो उसको एरर मैसेज देना चाहिए, और एरर मैसेज भी वहाँ पे अगर बीए है प्रॉपर तो एरर मैसेज भी बताया जाता है। ये बिजनेस रिक्वायरमेंट का पार्ट होता है जिसमें एरर मैसेज भी क्या दिखाना है वो पता चलता है। तो अल्टीमेटली आपको जब ये रिक्वायरमेंट में दिया गया है तो आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग कि पॉजिटिव तो चल रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड आपने डाला लॉगिन किया तो वो नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है, दैट इज करेक्ट। बट अगर मैंने लॉगिन के टाइम में सिर्फ यूजर आईडी डाला, पासवर्ड मैंने ब्लैंक रखा और मैंने लॉगिन क्लिक किया, तो उसने मुझे एरर मैसेज देना चाहिए, और एरर मैसेज भी जो बीए ने दिया है वही आना चाहिए। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वैलिडेटिंग द बिजनेस रूल। बिजनेस रूल कहाँ पे डिफाइन हुआ है, बिजनेस रूल डिफाइन हुआ है बिजनेस के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, बीआरडी में, या फिर उसको आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। सो वो डॉक्यूमेंट में अगर रूल जो दिया है अगर उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो डेविएशन है, डेविएशन इन द सेंस वो बग है। ठीक है। इट इज अ रूल दैट डिफाइन और कंसिस्ट सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, आई मीन दिस इज, इसमें ना रूल्स को डिफाइन करने में इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के भी। अभी एक और मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ बिजनेस रूल के लिए। लेट्स से आप बैंकिंग एप्लीकेशन या बैंक, आपको पता होगा बैंक में ऐसा होता है कि किसी किसी बैंक में मिनिमम बैलेंस होता है। मिनिमम बैलेंस इन द सेंस अगर आपको 1000 तो भी मिनिमम रखना है या फिर 5000 या 10,000, डिपेंड ऑन द बैंक टू बैंक। अभी ये सिनारियो है, लेट्स से आपको बैंक की एप्लीकेशन टेस्ट करने मिली है। बिजनेस रिक्वायरमेंट एक ये है कि 1000 मिनिमम बैलेंस रखना है। अगर 1000 से नीचे गया बैलेंस तो अल्टीमेटली कुछ पेनल्टी लगेगी उस यूजर को। ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये एक आपको बिजनेस रूल मिला, अब इसको आपको टेस्ट करना है कि लिटरली ये सब चल रहा है कि नहीं। अल्टीमेटली बिजनेस रूल कौन डिफाइन करता है, बीए डिफाइन करता है, बट उसको बनाता कौन है, उसको डेवलपर बनाता है कोड में। ठीक है। अब वो कोड तो आप चेक नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ चेक कर रही हुआ है, तो अब ये सिनारियो को आप कैसे चेक करोगे, तो आप क्या करोगे, आप 3 यूजर बनाओगे। 3 यूजर ऐसे बनाओगे जिसका एक बैलेंस होगा 999, 999, एक यूजर होगा जिसका 1000 होगा, और एक यूजर होगा जिसका 1001 होगा। यानी आपने क्या किया, आपने 3 यूजर बनाए जिससे आप चेक करोगे कि 999 वाले को ये जो बिजनेस रूल है ये फेल होना चाहिए, आई मीन इसको पेनल्टी लगनी चाहिए। बाकी जो 1000 वाला है और 1001 वाला है इसको पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। अगर पेनल्टी लगती है तो इशू है, इशू इन दी कोड, आई मीन दे हैव टू फिक्स, डेवलपर हैज टू फिक्स। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि ये जो है ना एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये वाला एग्जांपल आपको ये बताता है कि अगर कोई भी चीज़ों का लिमिट दी जाती है तो उसके अराउंड में हम लोग कितने कैसे टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो दिस गिव यू अ क्लियर आइडिया कि अगर बोला गया है कि 1000 रुपी मिनिमम बैलेंस चेक करना है तो आपके 3 टेस्ट केस बनेंगे, इसमें 999 यानी 9000, सॉरी 999 वाला, 1000 वाला और 1001 वाला। तीनों यूजर आपको डिफाइन कहाँ से मिलेंगे, ये आपको डेटाबेस में उस तरह की इंफॉर्मेशन उसको डालनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि डेवलपर को कि डेटाबेस में मुझे ऐसे 3 यूजर बना के दो जो कि मैं टेस्ट कर पाऊँ। तो इट डिपेंड्स ऑन सिनारियो टू सिनारियो कि किस तरह से करना है, बट अल्टीमेटली यू हैव
टू हैव 3 यूजर, जिससे आप चेक कर पाओ ये सिनारियो को। तो ये एक एग्जांपल था बिजनेस रूल का। तो इट इज अ रूल दैट डिफाइन और कंसिस्ट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखो बिजनेस का एस्पेक्ट था, जैसे 1000 से कम हुआ तो पेनल्टी लगनी चाहिए, ये हमने चेक किया। तो ये कैसे चेक किया हमने, 3 अलग यूजर से चेक किया, ठीक है। रूल्स आर एसेंशियल फॉर एंड अ डिस्क्रीट पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल एंड टेक्नोलॉजी मॉडल। आई मीन रूल्स बहुत एसेंशियल है, अगर नहीं होंगे तो आपका बिजनेस मॉडल चलेगा नहीं। और उसमें टेक्नोलॉजिकल मॉडल इन द सेंस आपको यूआई भी दिखाना पड़ेगा किस तरह से, अगर 1000 से कम है तो यूजर को पता भी तो चलना चाहिए कि अल्टीमेटली उसका पेनल्टी किस बात की लगी है। तो आपको उस तरह से उस यूजर को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। तो वो उसको टेक्नोलॉजिकल भी बताना है, बिजनेस मॉडल है ना। अगर आप रूल डिफाइन ही नहीं करोगे, तो ये अगर लेट्स से ये 1000 वाला ही एग्जांपल है, अगर आपको बैंक ने बोला है 1000 वाला रूल लगाना और आपने लगाया ही नहीं, तो अल्टीमेटली बैंक का थोड़ा लॉस होगा। अल्टीमेटली चार्ज कर रहा है, इसका मतलब कस्टमर को क्या, बैंक उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। कस्टमर को तो पेनल्टी है, बट पेनल्टी अगर किसी को लगाई है दैट मीन्स किसी का तो प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स बैंक वाले का प्रॉफिट है। तो बैंक तो चाहेगा ना कि उसको प्रॉफिट हो। बैंक लोन क्यों बांटता है, क्योंकि उसको पता है लोन बांटूंगा तो लोगों पे पैसा पैसा लेंगे और उसके अगेंस्ट में हमको पैसा आएगा। तो पैसा उनको बैंक को आता है किसके टर्म्स में, इंटरेस्ट के टर्म में। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने लाख रुपए का लेट्स से लिया है लोन, आपका टेन्योर जितना भी होगा आप लाख रुपए से ज्यादा ही भरते हो, दैट मीन्स जो आपने लाख रुपए से ज्यादा भरा वो बैंक का प्रॉफिट हुआ। तो अल्टीमेटली हर कोई प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। तो इस हिसाब से अगर आपने बिजनेस रूल भी प्रॉपरली नहीं लगाया तो बैंक को उसमें नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए बिजनेस रूल चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने नहीं किया तो एस्केलेशन होते हैं, एस्केलेशन इन द सेंस वो तो आपको फिक्स करना ही है, बट जिसने टेस्ट किया फिर उसको पूछा जाता है कि भाई आपने कैसे टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया, वो सारी चीजें होती है। बट वो तो बहुत बात की बात है, ये पहले लोअर लेवल में ही पकड़ा जाता है। इन द सेंस ये इशू अगर इस तरह का रहा तो पहले ही पता चल जाता है कि ये इशू है, ठीक है। द बिजनेस रूल इज अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अ बिजनेस पॉलिसी और प्रोसीजर। अभी स्टेटमेंट्स होते हैं, अभी जैसे अब मैंने आपको बताया बीआरडी में स्टेटमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ वायर फ्रेम या कुछ बताएगा वर्किंग फ्लो, वो बोलेगा कि अगर 1000 से नीचे अगर है तो इतना पेनल्टी लगना चाहिए। जैसे 100 रुपए का पेनल्टी या 50 रुपए का पेनल्टी उसके अकाउंट में लगना चाहिए। अब ये जैसे ही रूल डिफाइन हुआ, ये सिंगल लाइनर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को कोड में कन्वर्ट करेगा डेवलपर, बट आप उसको चेक करोगे यूआई पे ही। तो अल्टीमेटली ये सिंगल लाइनर स्टेटमेंट है जिसको आपका जो बीआरडी डॉक्यूमेंट है उसमें ही इंक्लूड होता है। तो ये पॉलिसीज होती, बिजनेस पॉलिसीज जो प्रोसीजर्स होता है, ये सिंगल स्टेटमेंट में होता है जो कि आपके बीआरडी डॉक्यूमेंट में होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अप्लाई 10% डिस्काउंट ऑन द टिकट अमाउंट इफ द पैसेंजर इज अबोव 60%। यहाँ पे इन्होंने सीनियर सिटीजन का एग्जांपल लिया है। अगर आपका लेट्स कंसिडर आईआरसीटीसी में आप गए हो और अगर आप बुकिंग कर रहे हो कोई टिकट का, तो जैसे ही आप एज डालते हो, एज वहाँ पे मैंडेटरी है, एज अगर आप डालते हो 60 के ऊपर अगर हो गया तो उसने ऑटोमेटिकली विदाउट टेलिंग यू उसने 10% डिस्काउंट दिखाना चाहिए। एंड 10% डिस्काउंट दिखाने के बाद मैसेज भी दिखाना चाहिए कि जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज सीनियर सिटीजन तो हम लोग 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी आपको पता भी होना चाहिए कि 10% क्यों हुआ। तो आपको कैसा, यू विल बी हैप्पी बिकॉज यू विल गेट अ एक्स्ट्रा प्रिविलेज व्हेन यू आर डूइंग अ बुकिंग इन द आईआरसीटीसी। तो आप क्या करोगे, कभी भी कोई बुकिंग करना होगा तो आप ज्यादा जाओगे आईआरसीटीसी में रादर देन अदर एप्लीकेशन। सो अल्टीमेटली ये सब डिस्काउंट और ये सब ऑफर ज्यादा इसके लिए दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर उनके साइट पे एंगेज रहे और वहां से शॉपिंग करे। डिस्काउंट का जो मेन मोटो होता है वो यही होता है। तो 10% डिस्काउंट का हम लोग यही देखते हैं कि जैसे उसको 60% 60 के अबोव मिला तो वो 10% देगा। यहाँ पे भी 3 सिनारियो होंगे। 3 सिनारियो कैसे होगा, एक एक पर्सन होगा, उसका लॉगिन में हम लोग एक पर्सन को बुक कर रहे हैं, उसका एज होगा 61, एक का होगा 60, एक का होगा 59। तो जो डिस्काउंट ऑफर होगा वो ऑफर होना चाहिए जो 61 एज है ना उसको ही। जो 60 भी है, जो 60 ईयर्स में पड़ता है आता है, उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट दिया है अबोव 60 ईयर। तो आप जब टेस्ट करोगे ये सारा चीजें आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं
वो गलती कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जो बाउंड्रीज होती है ना उनकी, जो 60 हो गया, 60 के नीचे है, 60 के ऊपर है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बहुत गलती होती है। तो जो बग्स मिलते हैं ना मोस्टली आपको यहाँ पे लिमिट्स पे ही मिलेंगे, तो हमें लिमिट्स ही चेक करनी पड़ती है। 61 एज का एक यूजर लेंगे, 60 एज का एक यूजर लेंगे और एक 59 एज का यूजर लेंगे। 59 को भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं होना चाहिए, 60 को भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, ओनली 61 वाले को अप्लाई होना चाहिए 10% का डिस्काउंट। आपको ये चेक करना है। आपको अगर कुछ भी डेविएशन मिलता है तो वो ट्रीट करेंगे एज अ बग, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिनारियो भी बताया ताकि आगे जाके आपको समझे कि किस तरह से सोचा जाता है कि हमें टेस्ट केसेस लिखना है। जस्ट जस्ट बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक पॉइंट हमने तीन तीन टेस्ट केसेस यहाँ से अचीव किए। एक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, ठीक है। लेट्स सो अभी तक कोई क्वेश्चन? सॉरी, देन वी विल प्रोसीड। एक एक सिनेरियो के लिए अपन मतलब जितने भी उसके मतलब अपोजिट जितने भी उसके प्रॉब्लम्स रहेंगे सबके टेस्ट केसेस बने। यस यस यस। एक सी मैं जितने पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ 3 ही सोचे हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं क्योंकि इसका लोअर लिमिट भी होगा कि वो भी देखना पड़ेगा। तो जितने हम लोग पॉसिबल टेस्ट केसेस सोच सकते हैं हमें वो लिखना पड़ेगा। सिनारियो एक ही है 60 ईयर्स का, बट इसके 3 टेस्ट। हाँ हाँ हाँ, वही इसका पॉजिटिव तो उन्होंने बोल दिया कि ये 60 के ओवर होना चाहिए, लेकिन आप टेस्ट कैसे करोगे? तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेस्ट केस लिखना पड़ेगा। तो जब आपको रिक्वायरमेंट देते हैं ना, तो यू हैव टू विजुअलाइज इसको मैं किस तरह से टेस्ट करूंगा और उसके टेस्ट केसेस लिखूंगा। बिकॉज जब आप टेस्ट केस लिख रहे हो तो आपके पास वर्किंग एप्लीकेशन नहीं होगा मोस्टली, आपके पास होगा डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको लिखना पड़ेगा। और एक चीज और मैं अपडेट करता हूँ, ऐसा होता है मोस्टली कि आप डॉक्यूमेंट के बेस पे टेस्ट केसेस लिखते हो, बट जब आप वर्किंग मॉडल आपको मिलता है एप्लीकेशन का, आप टेस्टिंग करना चालू करते हो, तो आप ऐसे ऐसे टेस्ट केस भी आइडेंटिफाई करते हो जो आपके टेस्ट केसेस में नहीं है। तो आप क्या करते हो, जो ऐसे आइडेंटिफाइड टेस्ट केसेस जो आपने एग्जीक्यूट किया एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, आप उनको इंक्लूड करते अपने टेस्ट केसेस में, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ऐसा पैनिक नहीं होना कि जो मैंने सिनारियो लिखे हैं वो कम है और जब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है। तो ये इट्स लाइक अ रिवर्स मेथोडोलॉजी कि आपको वो सब इंक्लूड करना है, क्योंकि रिव्यू के बाद भी अगर वो ऐड नहीं हुए हैं सिनारियोज, तो अल्टीमेटली सी अपना इंटेंशन यही है कि प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अगर चीज़ें नहीं है और अगर गलती हमारे से हुई है कि हमने वो सोच नहीं पाया, तो वी हैव टू इंक्लूड दैट टेस्ट केस, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो वो टेस्ट केस हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे। तो वैसा हम लोग करते हैं। समझ गया? ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, विल प्रोसीड दैट। सो वैलिडेशंस। नाउ वैलिडेशंस क्या होते हैं? वैलिडेशंस आर द कंट्रोल कोड्स इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू एंश्योर द करेक्टनेस इन द डेटा इनपुट। अभी वैलिडेशन क्या हो सकते हैं? लेट्स से आपका रजिस्ट्रेशन पेज है। रजिस्ट्रेशन पेज, अच्छा मैं विजुअलाइज करवाने से अच्छा यहाँ पे बनाते हैं। लेट्स से एक मॉडल है, ये आपका रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है। रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है, आपके पास 4 फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके पास है ईमेल, मोबाइल और आपका एक रजिस्टर बटन, ठीक है। लिख भी लेते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल और ये अभी वैलिडेशंस क्या होंगे ये तो आपको बोला गया इस तरह से बनेंगे, ठीक है। अभी वैलिडेशंस ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट नेम का है, इसका मैक्स इनपुट लेने का जो मैक्सिमम क्या है कैरेक्टर, तो 50 कैरेक्टर ही लेगा। अभी कैरेक्टर है ना, आप अपना ABCD जो बोलते हैं उसको कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका मैक्सिमम लेंथ 50 है, 50 के ऊपर गया तो इसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लास्ट नेम में भी वही है। ईमेल में बोल दिया लेट्स से 30,
30 मैक्सिमम 30 कैरेक्टर होना चाहिए। मोबाइल में मैक्सिमम, इंडिया में जो भी मोबाइल नंबर होते हैं, हम लोग अभी इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, इंडिया के मोबाइल नंबर का मैक्सिमम 10 है। 10 है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मैंने इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मैक्स वी कैन से इक्वल्स टू। ठीक है, ये डिलीट नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो अभी आप क्या टेस्ट करोगे? जब आपको बोला है कि आपको वैलिडेशंस चेक करने हैं, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि मैं पहले एक यूज़र बनाऊँगा, नॉर्मल यूज़र। वो एक पॉजिटिव सिनेरियो आप करोगे कि एक ने आपने नॉर्मल नेम डाला, नॉर्मल लास्ट नेम डाला, नॉर्मल ईमेल डाला, प्रॉपर 10 कार्ड आपने मोबाइल डाला और रजिस्टर बटन किया। तो ये एक सिनेरियो हो गया जिसमें आपने पूरा पॉजिटिव किया। अब एक सिनेरियो क्या बनेगा, नेगेटिव सिनेरियो, कि आपने लास्ट नेम भी नॉर्मल डाला, ईमेल भी नॉर्मल डाला, मोबाइल भी नॉर्मल डाला, बट आपने ये किया कि फर्स्ट नेम में आपने 51 कैरेक्टर डाला। ठीक है, 51 अगर कैरेक्टर डाला तो, और उसके बाद रजिस्टर बटन दबाया, तो आपको एरर मैसेज दिखना चाहिए, यू डिड समथिंग रॉन्ग टू दी एप्लीकेशन। सो आपको बताएगा कि आपने क्या गलत किया और आपको क्या उसमें इम्प्रूव करना है। अल्टीमेटली ये कहाँ पे आएगा, ये आपको BRD डॉक्यूमेंट में आएगा कि 50 कैरेक्टर को चेक करना है। उसके लिए अगर 51 होगा तो शायद आपको एरर मैसेज भी मिलेगा, और एरर मैसेज फिर आप वैलिडेट करोगे कि सेम यू एक्सीडेड दी फर्स्ट नेम कैरेक्टर, जो भी है, जिस तरह से वो डॉक्यूमेंट में होगा उस तरह से आपको मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अगर ये लेट्स से 51 में आगे बढ़ गया तो ये आपको इशू मिल गया। दैट मीन्स व्हाट, आपको सिर्फ ये 4 फील्ड में ऐसे मल्टीपल टेस्ट केस मिलेंगे। आई मीन आप इसको ब्लैंक एक बार रखोगे और पूरा सबको प्रॉपर रख के क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन बटन में, यहाँ पे आपको एक टेस्ट केस मिल गया। आपने 50 कैरेक्टर चेक किया, 50 कैरेक्टर में अगर वो रोक रहा है, आई मीन एरर दे रहा है, दैट मीन्स इट्स एन इशू। तो आपका एक टेस्ट केस ये भी हो गया कि एक पहले तो ब्लैंक रखोगे, दूसरा हो गया आपका, पहला आपका हो गया ब्लैंक वाला, सेकंड सिनारियो हो गया आपका 50 कैर, तीसरा सिनारियो हो गया आपका 51 कैर। ठीक है, अब ये सिर्फ एक फील्ड के लिए बात कर रहा हूँ मैं, आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन पेज का एक फील्ड के लिए ये 3 बन गया। ठीक है, उसके बाद सेम गोज टू द लास्ट नेम। अभी आप क्या करोगे, फर्स्ट नेम को नॉर्मल रखोगे प्रॉपरली, इसको भी प्रॉपर रखोगे, इसको भी प्रॉपर रखोगे, और इसके लिए ये फिर से ये तीनों इम्प्लीमेंट होंगे। सेम गोज विथ ईमेल आईडी, सेम गोज विथ मोबाइल नंबर। अभी मोबाइल नंबर में टेस्ट कैसे करेंगे आप, ये सारा इन्फॉर्मेशन नॉर्मल फिल करोगे जो वैलिड होंगे। मोबाइल नंबर में आपने कुछ नहीं फिल किया तो आपका फिर से ब्लैंक वाले में वैलिडेशन देना चाहिए। यहाँ पे फिर से अगर आपने 9 डिजिट डाला और आपने क्लिक किया तो फिर से मेरे को मैसेज डालना चाहिए, यू हैव नॉट एंटर्ड द वैलिड मोबाइल नंबर। अगर आपने 10 डाला तो उसने लेना चाहिए और उसको रजिस्ट्रेशन करने देना चाहिए। आपने 11 डाला तो भी मुझे आपको यहाँ पे आना चाहिए कि यू हैव नॉट एंटर्ड दी वैलिड मोबाइल नंबर। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो, आपका एक पॉजिटिव सिनारियो हुआ टेस्ट केस का, एक पॉजिटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ आपका। उसके बाद ये फील्ड के लिए 3 हुए, 3 यहाँ पे भी इसके 3 हुए, तो हम लोग काउंट करते हैं। एक पॉजिटिव हुआ, प्लस आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए 3 लिखे टेस्ट केसेस, प्लस आपने लास्ट नेम के लिए भी 3 लिखे, प्लस आपने ईमेल के लिए भी उसी वे में 3 लिखोगे। उसी वे में मोबाइल नंबर के लिए 4 हो सकते हैं क्योंकि आपने ब्लैंक रखा, उसके बाद आपने 9 कैरेक्टर डाला, 9 डिजिट डाला, उसके बाद आपने आपने ये भी डाला, क्या बोलते हैं, 10 भी डाला और 11 भी डाला, तो ये 3 हो गए। अब मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ये तो ब्लैंक और लिमिट्स का बताया। अभी आपको रिक्वायरमेंट में ऐसा भी हो सकता है, कभी भी इंडिया में ऐसे नेम्स नहीं होते हैं जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आए, आई मीन @ हो, प्लस हो, ये सारी चीजें, तो ये सारा भी वैलिडेशन हो गया। अभी एक और वैलिडेशन यहाँ पे हम सोचते हैं कि बिजनेस वाले ने बोला इट शुड नॉट एक्सेप्ट स्पेशल कैरेक्टर।
ठीक है। अब ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो जब आप ब्लैंक वाला लिखोगे ना, तब आप फोर्थ सिनारियो, फोर्थ टेस्ट केस होगा यहाँ पे कि आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरे को एंटर करना है स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरह से जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप टेस्ट केस बढ़ेंगे, और इस तरह से देखो एक पेज के लिए अपने पास मोर देन 10 टेस्ट केसेस बन गए। अब जिस तरह से रिक्वायरमेंट जनरेट होगी उस तरह से आप लोग उसके टेस्ट केसेस लिखोगे। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो हम आगे जाके करने वाले हैं। सो डोंट पैनिक कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो अपने जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका पार्ट नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन इमेजिनेशन कि हम लोग आगे जाके एक्चुअल में टेस्टिंग में क्या करने वाले हैं और वैलिडेशंस क्या होते हैं। तो वैलिडेशन अल्टीमेटली हमें वो चेक करना है जो कि आपके कोड में लिखा होता है, और वो कोड में कैसे होता है, वो आता है आपका बीआरडी से। कोई भी डेवलपर अपने मन से कुछ भी नहीं करता है, उसको जो बिजनेस वाले ने बोला गया है बिजनेस बीआरडी डॉक्यूमेंट में, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से काम करेगा। तो अभी आपको समझ गया वैलिडेशन एक इस एग्जांपल से। और वैलिडेशन के लिए हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया। सो इट्स लाइक आउट ऑफ दिस टॉपिक मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। द बिजनेस रूल्स आर कन्वर्टेड इनटू लॉजिक चेक्स नोन एज वैलिडेशन। अभी जैसे मैंने बताया, जैसे मोबाइल नंबर का ही ले लेते हैं, 10 डिजिट का होना चाहिए, अगर 10 से ज्यादा हो गया तो नहीं लेना चाहिए। तो दीज आर लाइक द लॉजिकल चेक्स, ये डेवलपर लगाता है और हम लोग उसको अल्टीमेटली चेक करते हैं, और उसको ही वैलिडेशंस कहा जाता है। Validations are required to filter the data that is inputted into the system। अब ये क्यों करते हैं? अल्टीमेटली आप नहीं चाहोगे ना मेरे सिस्टम में गार्बेज वैल्यूज आए, यानी कोई भी ऐसा रैंडम बंदा आके आपके सिस्टम में हजार ऐसे अगर वैल्यूज डाल के यूजर बना लिए, तो अल्टीमेटली वो हजार यूजर आपके कोई काम के नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट प्रॉपर जेन्युइन यूजर। तो आप चाहते ही नहीं हो कि इस तरह का कोई यूजर बने। आप चाहोगे कि मेरे पास वैलिड यूजर बने जिनसे मैं ऑफर्स और ये सारा कम्युनिकेशन कर पाऊँ। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें रोकने के लिए इस तरह के वैलिडेशंस लगाए जाते हैं, ताकि कोई भी अनवांटेड यूजर आके उसको मिस यूज ना करे। तो अल्टीमेटली ये सारे की सारे जो वैलिडेशंस है वो लगाए जाते हैं। ठीक है। हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको फ़िल्टर करना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि मेरे पास गार्बेज डेटा है, तो इसके लिए हम लोग इसको वैलिडेशंस लगाते हैं। वैलिडेशन डिटरमाइन इफ द सिस्टम कंपाइल्स विद द रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्म फंक्शन फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड। सो मैंने जैसे बताया, जो भी हम लोग काम करते हैं वैलिडेशंस में, वैलिडेशन में अगर बोला गया है ये सारी इन्फॉर्मेशन ही आनी चाहिए, तो यही आना चाहिए, और उसके हिसाब से सिस्टम परफॉर्म करना चाहिए। अभी जैसे भी जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट पढ़ा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट, ये सारा चीज़ें आपको ना बीआरडी में आएगी। बीआरडी में आएगी तो ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में भी कवर होता है, ये सारा चीज़ें डेवलपमेंट में कवर होना चाहिए, और यही चीज़ चेक करने के लिए आप उसको टेस्ट केसेस लिखोगे। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली जो इन्होंने काम किया है बीए से लेके डेवलपर ने, उन सारे चीज़ों को वैलिडेट आप करोगे, यानी आप बोलोगे कि हाँ जो बोला गया था वही काम हुआ है, और आपका अप्रूवल इम्पोर्टेंट रखता है। तो आप जो भी काम करते हो वो सारा कहाँ वैलिडेट करोगे? तो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो टेस्ट केस लिखे हैं उससे आप वैलिडेट करोगे। ठीक है। इन डेटा कलेक्शन और डेटा एंट्री, वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ensuring that the data that is entered fall within the acceptable boundaries in the application। so जब डेटा एंट्री इन द सेंस क्या, आप जब यहाँ पे ये अपना एग्जांपल ले लेते हैं 50 कैरेक्टर वाला, आप यहाँ पे 3 टेस्ट केस बनाए हो, ब्लैंक वाला, 50 कैरेक्टर, 51 कैरेक्टर वाला। तो अगर यहाँ पे देखो, आप चाहते हो कि 50 तक ही आए, 50 के ऊपर ना आए, तो आप ये सब मेक श्योर कैसे करोगे? आप जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उससे चेक करोगे, और यू आर इंश्योरिंग दैट द डेटा इज दैट इज फॉलिंग विद इन द एक्सेप्टेबल बाउंड्री और नॉट। 50 के अंदर तक ही कैरेक्टर आना चाहिए, 50 के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो आप ये सारी चीजें इंश्योर करोगे, और यू विल अगर आप ये सारी चीजें इंश्योर करते हो तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होता है। बिकॉज अगर ये गलत होता है, आई मीन, तो ये सारी चीजें फिर
इसको ये नहीं बोल सकते कि ये एस्केलेशन होता है, बट क्वेश्चंस आते हैं कि आप इतना बेसिक सा टेस्ट केस भी कैसे छूट गया है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो ये सारी चीजें अगर बीआरडी डॉक्यूमेंट में है तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो सारी चीजें हमारे टेस्ट केस में कवर हो। ठीक है, नाउ वैलिडेशन हो गया। नाउ रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट क्या होता है? द इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड एज पर यूजर नीड्स डिस्प्लेड इन यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट इज कॉल्ड रिपोर्ट्स। अभी जैसे मैंने बताया था, सेम एग्जांपल, अपना फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन है, बनने के बाद रिपोर्ट्स के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे रिपोर्ट चाहिए। अब रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, ये सब डिफाइन कौन करेगा? बीए करेगा। बीए किसके हेल्प से करेगा? तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट में बोलेगा कि आपको किस तरह का रिपोर्ट चाहिए, वो सारी चीजें बताओ और हम किस तरह से आपको दिखाएंगे। ये सारा चीजें डिस्कस करने के बाद डेवलप होगा और जो रिपोर्ट बनेगी वो जो यूजर के लिए इंटेंडेड है उसी को दिखाएगा यूजर फ्रेंडली मैनर में। तो ये जो भी डेवलप होगा वो एक्चुअली पहले ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताया जाए कि आपको इस तरह से दिखने वाला है, और अगर आप बोलते हो इसमें कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो हम पहले ही करते हैं। एक बार डेवलप हो गया तो उसके बाद फिर ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए। तो ये द इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट एज पर द यूजर नीड्स। यहाँ पे यूजर कौन है? हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है। और उसको कैसे दिखना चाहिए? तो उसको यूजर फ्रेंडली वे में दिखना चाहिए। एक तो यूआई में भी दिखना चाहिए। आपने कभी ऑनलाइन अगर बैंकिंग किया होगा तो एक देखना, आप स्टेटमेंट देखते हो तो स्टेटमेंट में कैसा होता है, आपको ना हर जितना भी ट्रांजेक्शन किया होगा उसकी एंट्रीज दिखती है मिनी स्टेटमेंट की, और आप उसको ना एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट इन द सेंस आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो या फिर एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह का भी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। तो वो डाउनलोड करना इज लाइक नथिंग बट दे आर गिविंग यू एक्स्ट्रा फीचर, यूजर फ्रेंडली फीचर है ना। सिर्फ आपको स्टेटमेंट चेक करने के लिए बार बार लॉग इन नहीं करना पड़ेगा। आपने स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया, दैट मीन्स विदाउट गोइंग इनटू द एप्लीकेशन आप अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हो कि मैंने कौन सा एक्टिविटी कब किया था। तो ये क्या हुआ? यूजर फ्रेंडलीनेस हो गया। तो ये रिपोर्ट्स का यानी जो हमारा अल्टीमेटली रिपोर्ट्स, मैंने इसलिए एग्जांपल लिया इसका बैंक स्टेटमेंट का, बिकॉज अल्टीमेटली वो रिपोर्ट ही है अपने लिए। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल था। रिपोर्ट ऑफर्स अ वे टू व्यू, फॉर्मेट एंड समराइज द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन डेटाबेस। अल्टीमेटली बैंक का ही हम लोग फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपने नेट बैंकिंग के थ्रू अपना मिनी स्टेटमेंट देखा। इसमें आप क्या करोगे? आप जो भी लेट्स से एक ड्यूरेशन का आपने एक सिलेक्ट किया एप्लीकेशन में, आपने बोला मुझे 1 महीने का चाहिए। जो बैंक का जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में जाएगा। आपने 1 महीने में उस जो सिलेक्टेड मंथ है 1 महीना, आपने उसमें क्या ट्रांजेक्शन किया है सिर्फ उसका ही डेटा लाके देगा। तो जो रिपोर्ट्स है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड होगा, समराइज्ड होगा, यानी वो उतना ही दिखेगा। और ये सारी चीजें आपको कहाँ पे दिखेगी? यूआई पे दिखेगी। और जब आप देखोगे, आप टेस्टिंग में आओगे तो आप ये सारी चीजें भी चेक करोगे कि जो भी रिपोर्ट दिख रही है जैसा बोला गया था वैसा दिख रहा है कि नहीं, फिल्टर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा 1 महीने का भी मिलता है स्टेटमेंट, 6 महीने का भी मिलता है, साल भर का भी मिलता है। तो हर जो भी सिलेक्टेड फिल्टर है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग आप टेस्ट करोगे। ठीक है, तो आई बिलीव आपने विजुअलाइज कर लिया होगा ये बैंकिंग वाला। तो वी विल प्रोसीड। अ रिपोर्ट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन हैंडी व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स आप जो भी पहले तो आपको बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। आप लॉगिन करोगे तो आपका जो भी डेटा आप चाहते हो वो डेटाबेस से फेच होके यूआई पे दिखेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वही बोला गया है, जो भी है डेटाबेस से आपका एक्सट्रैक्ट होके आपको यूजर फ्रेंडली वे में यूआई पे डिस्प्ले करेगा। ये एक एग्जांपल, ये एक स्टेटमेंट है इसके लिए। इसका एग्जांपल मैंने यही लिया है, बट यहाँ पे भी वही दिया है, समरी रिपोर्ट ऑफ मंथली बैंकिंग ट्रांजेक्शन। यानी वही हो गया, आप मिनी स्टेटमेंट लगा निकाल रहे हो या फिर स्टेटमेंट आपका बैंक से निकालना है, तो ये एक रिपोर्ट हो गया। हमारा एक ये भी रिपोर्ट था जो कि रिकंसलेशन के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट का, अपना मेक माई ट्रिप जैसा एप्लीकेशन के लिए। तो अगर अकाउंट डिपार्टमेंट्स को कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए तो वो उसी फॉर्मेट में रिपोर्ट लेगा। ठीक है, तो वो एक बार एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो डेली बेसिस पे वो लॉगिन करके अपना रिपोर्ट जनरेट करेगा और फिर उसके हिसाब से अपना काम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स का पार्ट हो गया। नाउ वी हैव बैकएंड प्रोसेस। बैकएंड प्रोसेस में क्या होता है, वी कैन सी नाउ हियर।
The automatic job runs without user intervention are called as backend process. अभी ऑटोमेशन जॉब्स है क्या इन्हें, ये आप कोड पहले लिखे जाते हैं ये सारी चीजें बैकएंड प्रोसेस में रन होने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अपने आप ही रन होते हैं। तो ये ना जॉब्स कौन लिखता है, ये सारा चीजें डेवलपर लिखता है। तो जो अपना आर्किटेक्ट अपने डिजाइन डॉक्यूमेंट में डिफाइन करता है कि क्या क्या बैकएंड में प्रोसेस चलना चाहिए, वो सारी चीजें उसके हिसाब से डेवलप करता है। अब बैकएंड प्रोसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इफ यू आर अ एंड्रॉइड यूजर, आप देखना कोई एप्लीकेशन आप अगर बैकग्राउंड में रखते हो तो वो चालू रहता है। वो चालू कैसे रहता है, इवन दो यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग, आप किसी एक ऐप से दूसरे ऐप में जा रहे हो और वो बैकग्राउंड में है फिर भी वो चल रहा है। तो कैसे चल रहा है वो, अल्टीमेटली आपका सिस्टम यानी आपका मोबाइल का थोड़ा सा प्रोसेस यूज कर रहा है। आई मीन वो बैक एंड प्रोसेस अल्टीमेटली कुछ चल रही है जिससे वो उस एप्लीकेशन को अलाइव कर रखता है। नहीं तो वो एप्लीकेशन अपने आप किल हो सकती है, किल इन द सेंस वो बंद हो सकती है। बट आपको अगर बंद कर दिया तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इसके लिए कुछ ना कुछ उसके जॉब्स चलते रहते हैं। इसके लिए आप देखना कभी आपको अगर एकदम ही बंद करना है तो यू हैव टू गो टू द सेटिंग, गो टू द ऐप एंड यू हैव टू डू अ फोर्स स्टॉप। जब आप फोर्स स्टॉप करते हो दैट मीन्स उसके जितने भी जॉब्स हैं आप उनको किल कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे जरूरत नहीं है, तुम फिजूल में चालू मत हो। आप देखो आपको व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आते हैं, इवन आप किल करते हो सब कुछ करते हो, कैसे आते हैं नोटिफिकेशन, क्योंकि उसके जो जॉब्स होते हैं वो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में रन होते रहते हैं, सिस्टम में आपके एंड्रॉइड मोबाइल में रन होते रहते हैं। तो दिस इज हाउ ये सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है, आपको पता भी नहीं चलता है फिर भी वो चीजें चल रही है। आपने ऐप भी किल कर दिया है व्हाट्सएप का फिर भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि उसके कुछ कुछ जॉब्स चल रहे हैं सिस्टम में। तो ये दीज आर लाइक दी ऑटोमेटेड जॉब विच इज लाइक विदाउट नोइंग यू, कोई भी आपको पता नहीं चलेगा आपको और वो चलता रहेगा। तो इस तरह के जॉब्स लिखे जाते हैं और ये कौन लिखता है, डेवलपर लिखता है। आपको अगर बोला गया है टेस्ट करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये टेस्ट करने तो ज्यादातर नहीं आता है, बिकॉज दीज आर लाइक द बैक एंड प्रोसेस। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आई मीन उसमें कुछ टेस्टिंग का स्कोप भी नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और आपको कुछ एक्सपीरियंस में कुछ डेविएशन लग रहा है तो आप बता सकते हो कि कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है। बट फिर उसके बाद जो भी फिक्स करना है उसका रूट कॉज एनालिसिस, आई मीन जो आपने इशू रेस किया है उसको जॉब के कारण है कि किसी और के कारण है, फिर वो डेवलपर का हेडेक होता है। तो आपको सिर्फ बताना इशू क्या है और उसके हिसाब से फिर वो एनालाइज करेंगे कि इशू का पेन एरिया कहाँ पे हमारे कोड में है कि बैकएंड प्रोसेस में है, वो फिर वो डेवलपर का लुकआउट रहेगा। दीज आर द प्रोग्राम रिटर्न टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। जैसे अभी मैंने नोटिफिकेशन का बोला है, अगर आपने अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया तो भी आपको नोटिफिकेशन आते हैं, आपने किल भी कर दिया तो भी नोटिफिकेशन आते हैं। तो ये सब सर्टेन टास्क के लिए कैरिड आउट होते हैं और ये आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में रन होते ही होंगे। ठीक है, दिस प्रोग्राम प्रोसेस डेटा इन बैकग्राउंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, दिस इज लाइक अभी मैंने एग्जांपल बताया था, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके बैकग्राउंड में चलता रहता है। ठीक है, नाउ एग्जांपल क्या है, ऑटोमेटेड प्रोसेस टू रिकंसाइल द अकाउंट। अभी रिकंसाइल द अकाउंट इन द सेंस अगर एक बैंकिंग सिस्टम है, ये इसका एग्जांपल ही बताता हूँ। ये जो एग्जांपल बोला है तो एक बैंकिंग सिस्टम है, लेट्स से बैंकिंग सिस्टम में अल्टीमेटली आपको पता होगा हर एक बैंक को एक टाइम दिया जाता है कि 3 बजे तक चालू रखना है, 4 बजे तक जो भी है। तो अल्टीमेटली वो 4 बजे बंद होने के बाद यूजर के लिए बंद होता है, बट बैंक एक्चुअली चालू रहता है जो वहाँ के एम्प्लॉयज है। वो बैठ के क्या करते हैं, वो रिकंसाइल करते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा मैंने दिया, वो सिस्टम में प्रॉपर है कि नहीं, और उनको घर जाने के पहले सारी चीजें रिकंसाइल करनी पड़ती है। अब ये वो मैन्युअली नहीं करते हैं, वो अल्टीमेटली जैसे ही बैंकिंग सिस्टम बंद होता है तो उनको रिकंसाइल करने के लिए प्रोसेस लिखी जाती है जिनको ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट होती है। अब वो बैंकिंग आप अज्यूम करो ऑटोमेटेड प्रोसेस है और उसके हिसाब से उनको रिपोर्ट्स मिल जाती है, फिर वो देखते हैं कि डेविएशन क्या है, कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, उसके हिसाब से फिर वो मैनेज करते हैं। बट एज ऑफ नाउ जस्ट कंसिडर कि ये रिकंसाइल प्रोसेस था जो ऑटोमेटेड था। ऐसा होगा जरूरी नहीं है, बिकॉज मैं बैंक में नहीं जॉब करता हूँ, तो मैं सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था रिकंसिलेशन ऑफ द अकाउंट। सो back end process is the process which run in the background without knowing any information to the user. इसमें कोई क्वेश्चंस टिल नाउ? Okay, okay, so how many points we have? Okay, 3 points and logs.
तो लॉग्स क्या होता है? अभी लॉग्स का मैं पहले ना आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, व्हाट आर लॉग्स, देन फिर हम लोग पढ़ते हैं। लॉग्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने अपना फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन बनाने डाला है, ठीक है, वो बनाने के बाद प्रोडक्शन पे चला गया, एक यूजर है, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग लॉग्स का फिर से रिकॉल करें। उसने पेमेंट किया, बुकिंग नहीं हुई, उसको बुकिंग का कुछ आया नहीं, उसको एरर मैसेज आ गया, उसने फ़ोन किया कस्टमर केयर को, कस्टमर केयर ने उसकी प्रॉब्लम लिया, उसके बाद कुछ डेटा मांगा, सर्टन सेट ऑफ डेटा के हिसाब से उसने फिर बोला कि हाँ ठीक है, हमारी बैकएंड टीम को हम लोग ये फॉरवर्ड करते हैं और आपको जल्द से जल्द इसका हम लोग कोई रिजोल्यूशन देंगे, ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो जो लिया है यूजर से, वो सारी चीजें बैकएंड टीम के पास जाएगी। बैकएंड टीम क्या करेगी, जो यूजर का डेटा है उसके हिसाब से वो लॉग्स में चेक करेगी कि इस बंदे ने क्या क्या किया, उस पे उस जो ट्रांजेक्शन के टाइम में क्या क्या किया। तो अल्टीमेटली वो पूरा चेक करेगा कि इस स्टेप के बाद क्या हुआ, उस स्टेप के बाद क्या हुआ, पेमेंट के बाद क्या हुआ, पेमेंट फेल हुआ तो हमारे तरफ से फेल था कि बैंक में उसके पैसा ही नहीं था इसके लिए फेल हुआ, ये सारी चीजें भी देखेगा। आई मीन ऐसा नहीं है ना कि हमेशा हमारी गलती हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है बंदे के पास पैसा ही नहीं है और बुकिंग कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको रिसीट मिले, ये सारी चीजें होती है। तो ये सब हमें देखना पड़ता है। तो फिर ये कौन एनालिसिस करेगा, ये करेगा बैकएंड टीम। बैकएंड टीम को एनालिसिस करने के लिए एक सपोर्टिंग लॉग होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप थाउजेंड्स ऑफ यूजर अगर आपकी साइट में है तो आप साइट थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को मॉनिटर नहीं कर सकते हो, तो कुछ तो आपको एनालिसिस करने के लिए कुछ डेटा होना चाहिए, और वो डेटा कहाँ से आता है, तो सपोर्टिंग लॉग्स होते हैं। लॉग्स क्या करते हैं, ये सारा का सारा जो भी एक एक यूजर कुछ काम कर रहा है उसको ट्रैक करते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मैं यूजर ने क्या किया था बैक ट्रैक करूं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊं। नाउ आई गेव एन ओवरव्यू, अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स और सिंपली लॉग is the file that records the event which happened while an operation system or other software runs, or the personal messages between different users of the communication software. So अल्टीमेटली ये वही है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो हर एक चीज़ का लॉग जनरेट होता है, और ये जनरेट होके कहाँ पे सेव होता है, ये सेव होता है सिस्टम में। अब यहाँ पे ना थोड़ी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, तो ये दिस इज हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइल एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप विच हैपन वाइल एन ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सॉफ्टवेयर रन्स। तो आप कहाँ पे चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि वो कौन सा ब्राउजर यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स लॉग में डिफाइन होती है। फिर ये क्या होता है, लेट्स से पेमेंट वाला, पेमेंट कैसा है, पेमेंट के ना पेमेंट गेटवेज होते हैं, आपने सुना होगा कि पेमेंट के लिए जैसे सीटीएस या फिर उस तरह के कंपनीज हैं जो कि अपना रेजर पे हो गया, जैसे रेजर पे इन द सेंस वो अपना पेमेंट गेटवे यूज करने देती है, यानी हर एक कंपनी को खुद का पेमेंट गेटवे बनाने की जरूरत नहीं है, यानी पैसे लेने के लिए वो क्या बोलती है कि मेरे को कोई थर्ड पार्टी, जैसे अभी आपको डेवलपमेंट स्पीड अप करना है तो हर एक चीज आप डेवलप करोगे तो और टाइम लगेगा, तो इससे बेटर है कि अगर किसी और ने पेमेंट गेटवे बना के रखा है तो वो क्या बोलेगा, मेरे को सिर्फ आप थोड़ा सा ना जो भी परसेंटेज आपके ट्रांजेक्शन का वो दे दो, बाकी आप मेरे एप्लीकेशन यूज करो। तो उसके लिए भी बेनिफिट हो जाता है, हमारे लिए भी बेनिफिट हो जाता है कि हमको खुद का पेमेंट गेटवे नहीं बनाना है। नहीं तो अगर पेमेंट गेटवे बनाएंगे तो हमें हर बार कुछ ना कुछ ऐड करना है, जैसे कि पहली बात तो हमने पहले ले लिया क्रेडिट कार्ड, फिर ले लिया डेबिट कार्ड, फिर अभी ई वॉलेट्स आने लगे हैं, अभी यूपीआई आने लगा है, तो हर चीज़ हर बार हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए पेमेंट गेटवे आते हैं। फिर पेमेंट गेटवे इस तरह के थर्ड पार्टी सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो ये एक एग्जांपल था। तो इसमें ये क्या बोला है कि द पर्सनल मैसेजेस बिटवीन द यूजर्स ऑफ द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आप जो पेमेंट कर रहे हो, अगर आपने लेट्स से रेजर पे का पेमेंट गेटवे यूज़ किया है तो अल्टीमेटली जो मैं पेमेंट रिक्वेस्ट है वो रेजर पे में जाएगा, रेजर पे भी कुछ रिस्पॉन्स करेगा, ये सारी चीज़ें लॉग में ट्रैक होती रहती है। तो अगर पेमेंट फेल हुआ तो हम लोग देखते हैं कि रेजर पे से क्या रिस्पॉन्स आया, अगर रेजर पे से कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम लोग रेजर पे को रीच करेंगे कि कैन यू प्लीज गिव प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है इस क्वेरी को। तो रेजर पे फिर हमें उस ट्रांजेक्शन के लिए बताएगा, क्योंकि रेजर पे भी खुद अपने लॉग्स जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है और हमें उसके सॉल्यूशन के लिए लाना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसको आप कैसे ट्रैक करोगे, तो कुछ तो एक मीडियम होना चाहिए जो कि ट्रैक होता है लॉग्स में, ठीक है।
तो एक सिंपल एग्जांपल दिया मैंने, आई थॉट आप लोगों को समझा हो। लॉग्स आर द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन नीडेड इन ट्रैकिंग, ऑडिटिंग, ट्रबल शूटिंग। अभी ट्रैकिंग के लिए भी इजी होता है, क्योंकि कौन सा यूजर क्या कर रहा है अगर मुझे देखना है बाद में, तो ये भी ट्रैकिंग के लिए भी होता है। ऑडिटिंग यानी ऑडिटिंग बोले तो अगर लेट्स से 10 बुकिंग हो रही है और 10 बुकिंग मेक श्योर करने के लिए आप लॉग्स को चेक करोगे प्रॉपरली, सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं, वर्किंग हो रही है कि नहीं, हर एक प्रोसेस प्रॉपर चल रही है कि नहीं, तो ये कहाँ से ट्रैक कर सकते हो, तो ये लॉग से चेक कर सकते हो। तो आप लॉग चेक करके ही बता सकते हो कि वेदर इन एप्लीकेशन इज वर्किंग प्रॉपरली इन प्रोडक्शन और नॉट। सो ये लॉग्स बताता है। ट्रबल शूटिंग, अगर कोई प्रोडक्शन में इशू आ गया तो लॉग्स देख के आप बोल सकते हो कि उस टाइम में क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है, इसलिए लॉग्स लगाते हैं और लॉग्स को सेव करते हैं प्रोडक्शन के, ताकि कभी भी कोई इशू आया तो हम लोग उसको चेक कर पाए। अभी लॉग्स को भी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉग्स होते हैं, इवेंट, सॉरी, हाँ एक हाँ, क्वेश्चन, लॉग्स तो ऑटोमेटिकली रेडी होते हैं ना, यस यस, मतलब बैकएंड से? यस यस, आई मीन जो डेवलपर होता है वो कोड लिखता है, कोड लिखता है लॉग्स जनरेट करने के लिए भी, ठीक है, तो तो वो, उसके लिए उससे लॉग्स रेडी होंगे, हाँ, तो फिर उसके लिए मतलब जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो वो रिपोर्ट्स अलग से नहीं बनेगी? नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली एवरी डे वाइज होता है या फिर आवरली होगा, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन अगर ज़्यादा होंगे लेट्स से, तो वो मल्टीपल, क्योंकि हर एक अगर इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो फाइल साइज भी बढ़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं डेवलपर, हर चीज़ कि 4 घंटे में नया फाइल बनना चाहिए कि एक दिन में नया फाइल बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें कोड में लिखी होती है, ठीक है। और उसके बाद आप मैन्युअली जाके वो लॉग्स को चेक करते हो, बट आप खुद से कुछ नहीं लिख रहे हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है लॉग्स को, ठीक है। रिपोर्ट्स बट में भी बनेगी? रिपोर्ट्स में ही बनेगा। अब ये डिपेंड करता है वो टेक्स्ट फाइल में है कि डेटाबेस में है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, डेवलपर टू डेवलपर, आर्किटेक्ट ने क्या बोला है वो, बट आपको लॉग्स तो मिलेंगे ही, ठीक है, ओके। So abhi we have different kind of logs. There are like event logs, transaction log and message logs. तो अभी हम देखते हैं एक एक को। Event log which are recorded the event which records the event taking place in the execution of the system like login, logout, delete entry etc. So event log है क्या क्या event हो रहे हैं उसको वो track करता है सिर्फ। तो ये depend करता है क्या हो रहा है, event login हो रहा है, लॉगआउट हो रहा है, और डिलीट एंट्रीज, तो कुछ अगर हम डिलीट प्रोसेस कर रहे हैं सिस्टम में तो वो सारी चीज़ों को वो लॉक करता है। तो ये दिस इज कॉल्ड लाइक इवेंट लॉग। अल्टीमेटली आप सिर्फ ये कंसीडर करो कि आपको लॉग समझना है। ये जो हमने तो सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लॉग इन इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ बोलना है कि मुझे अगर कभी लेट्स से आप काम करना चालू किए और आपको लिटरली आपको खुद देखना है कि क्या हो रहा है, तो यू कैन गो एंड आस्क डेवलपर कि कैन आई चेक द लॉग्स। दे विल नॉट से नो टू यू, बिकॉज अगर लॉग्स उसने लिखा है तो समवन हैज़ टू रीड द लॉग्स। और अगर फेलियर के लिए आप कुछ खुद ही डिबग करना चाहते हो तो यू कैन गो एंड आस्क, कोई नहीं बोलेगा। इवन आप प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी जाओगे कि और बोलोगे कि आई वांट टू चेक द लॉग्स ऑफ द एप्लीकेशन, वो आपको फैसिलिटेट करवाएगा, यानी आपको वो उसका एक्सेस दिलवाएगा, कोई नहीं बोलेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि वाई यू वांट, यू आर अ टेस्टर, वाई व्हाट इज द यूज ऑफ द लॉग्स, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो अभी ट्रांजेक्शन लॉग्स, तो ट्रांजेक्शन लॉग्स आर मेंटेन्ड बाय डेटाबेस सिस्टम टू रिकॉर्ड changes to the stored data which allow the database to recover from the cache. सो अभी कैसा होता है ना कि ट्रांजेक्शन लॉग्स है ना ये पूरा मेंटेन करते हैं, ताकि क्यों, ऐसा हो सकता है कि लेट्स से डेटाबेस भी हम लोग माइग्रेट करते हैं या फिर डेटाबेस में कुछ इन्फॉर्मेशन सेव होते टाइम डेटाबेस क्रैश हो गया इन द सेंस वो बंद हो गया, इंटरनेट चला गया, कुछ भी हो सकता है, सर्वर डाउन हो गया, तो ऐसे भी इवेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉग्स हैं ट्रांजेक्शन लॉग्स, तो आप क्या कर पाओगे, वो जो डेटा जो चला गया था उनको रिकवर करके फिर से रिस्टोर कर सकते हो वो सारी चीज़ों को। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ट्रांजेक्शन लॉग्स होते हैं वो सर्वर पे एक्चुअल में डेटाबेस में ही होते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह से आप डेटा भी रिस्टोर कर सकते हो लॉग के थ्रू, तो ट्रांजेक्शन लॉग्स के थ्रू ही कर पाते हो। और ये लॉग्स
ये अलग तरीके के लॉग्स होते हैं। ये जो हम लोग टेक्स्ट वाले लॉग्स हैं वो नहीं बोल रहे हैं, ये डेटाबेस में ही सेव होते हैं और उसको आप देख के फिर रिस्टोर कर सकते हो कि जो हमारे एक्चुअल डेटाबेस में वैल्यूज जानी थी वो वहाँ पे नहीं आई, तो हम ये ट्रांजेक्शनल लॉग्स जो होते हैं वहाँ से हम लोग उनको रिकवर करके फिर से प्रॉपर कर सकते हैं वो ट्रांजेक्शन्स को। फिर होते हैं मैसेज लॉग्स। Message log is a file in which an application log message about error that occurs. Message log में क्या होता है मोस्टली, जो आपके रन टाइम इश्यूज है, आई मीन हमने जो एग्जांपल लिया था जिसमें हमारा पेमेंट हो गया और रिसिप्ट नहीं आई, इस तरह के फेलियर्स सारे के सारे ये मैसेज लॉग में आते हैं। और जब भी आप अगर कोई लॉग्स मांगते हो, अगर बोलते हो कि आई वांट टू चेक अ लॉग ऑफ एन एप्लीकेशन, आपको ये मैसेज लॉग ही दिया जाएगा। मोस्टली मैसेज लॉग ही एक्सपोज करते हैं अदर यूजर को। बाकी ये इवेंट लॉग और ट्रांजेक्शन लॉग ये बहुत टेक्निकल होते हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। बट मैसेज लॉग आई मीन सिंपल टेक्स्ट होता है जिसमें एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट क्या हुआ वो समझ में आता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। वो सब उस तरह से रीड कर सकते हो कि ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये प्रोसेस हुआ, यहाँ पे अटका तो क्या एरर आया, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो मैसेज लॉग के थ्रू आप ये सारा कवर कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव डेटाबेस। A database is an organized collection of data. I mean, database is, you can say, backbone of the application. क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, कुछ भी, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ से यूजर का डेटा आना चाहिए, वो सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, डेटाबेस में होती है। और ये डेटाबेस हर एक एप्लीकेशन में होता है, हर एक एप्लीकेशन में होता है। इवन आप कोई भी इंटरनेट वाला एप्लीकेशन आप मोबाइल में भी डाल लिया हो, या फिर मोबाइल ऐप हो, हर एक चीज़ को डेटाबेस लगता ही लगता है। तो डेटाबेस अल्टीमेटली डेटा स्टोर करने के लिए होता है, ताकि फ्यूचर में वो डेटा यूज़ करके आपको या तो आपने रजिस्टर किया है वो भी दिखाने के लिए कि यू आर एन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र, और यू आर अ न्यू यूज़र, और यू हैव टू लॉग इन विथ एन एप्लीकेशन। लेट्स से आपने बोल दिया कि आप यूज़र आईडी फॉरगॉट कर गए, तो आपका यूज़र आईडी फॉरगॉट करने के लिए भी एक यू हैव टू गिव ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी आपका है तो आपके ईमेल पे फिर उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ईमेल आता है, और उसके बाद अपना यूज़र आईडी सेट कर सकते हो, फिर पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसलिए कर सकते हो क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन पहले जब आपने फिल की थी ये सारी की सारी डेटाबेस में है, और उसके अगेंस्ट में आप कुछ भी भूल गए हो तो आप रिकवर कर सकते हो अपने डेटा, ताकि स्मूथली आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओ। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा, इट्स अ बैकबोन ऑफ एन एप्लीकेशन। डेटाबेस नहीं रहेगा तो कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगा। डेटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन और कलेक्ट और डेटा कलेक्शन बाय एप्लीकेशन फ्रॉम द यूज़र। देखो मैंने बोला जैसे डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और डेटा कलेक्टेड बाय द एप्लीकेशन फ्रॉम द यूज़र। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो यूआई में, वो सारा सारा स्टोर करेगा अपना डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय डिटेल, लीव डिटेल्स एट्सेट्रा। सो आई मीन एम्प्लॉय डिटेल्स भी हम लोग डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, और एम्प्लॉय की लीव्स भी हम लोग डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल अपना, जैसे कोई भी कंपनी के पोर्टल पे मैं लॉगिन किया तो मेरा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, दैट मीन्स कहाँ से आ रहा है, वो डेटाबेस से आ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा लीव बैलेंस कितना है, तो मैं लीव बैलेंस के टैब पे क्लिक किया तो मुझे लीव्स दिख रही है 10। अगर वो 10 है तो कहाँ से आ रही है, तो वो भी डेटाबेस से आ रही है। वो कैसे आ रही है, तो मेरा यूज़र, मैं लॉग्ड इन हूँ तो उसके हिसाब से मेरा ही वो लीव्स लेके आ रहा है। तो ये सारा चेक करने के लिए आपको भी थोड़ा बहुत डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो 10 लीव्स दिखा रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, आप कैसे मेक श्योर करोगे। तो आपको खुद भी डेटाबेस में जाके देखना पड़ेगा कि सच में रोहन एज अ यूज़र जिसकी इंफॉर्मेशन है अपने डेटाबेस में, उसकी लीव्स कितनी है। अगर डेटाबेस में 11 दिखा रहा है और यहाँ पे यूआई में 10 दिखा रहा है, दैट मीन्स देयर एन इशू इन द लॉजिक विच इज डेवलप्ड बाय कोडर, आई मीन डेवलपर। तो फिर ये इशू होता है और फिर आपको डेवलपर को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए भी आपको डेटाबेस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसा डेवलपर को होना चाहिए वैसा नहीं होता है, लेकिन आपको होना चाहिए। Database management system are specially designed software application that interacts with user, other application and database itself to capture and analyze data.
सो बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस जो होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक्चुअली, हम लोग डेटाबेस ही बोलते हैं, बट उसको ओवर एक ब्रॉडर लेवल में हम लोग उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। दीज आर स्पेशली डिफाइंड डिजाइन फॉर ए सॉफ्टवेयर। अभी डिजाइन इन द सेंस क्या, डेटाबेस स्टैंडर्ड होते हैं, वो डिजाइन जो करता है वो आर्किटेक्ट करता है, कितने टेबल्स होने चाहिए, कितने कॉलम्स होना चाहिए, किस तरह से हम लोग को डेटा सेव करना चाहिए, ये सारा डिजाइन होता है। ये फिर उसके बाद बताया जाता है, कौन बताता है, आर्किटेक्ट ही बताएगा डिजाइन डॉक्यूमेंट में किस किस से इंटरेक्ट कर सकता है, ये खुद से भी इंटरेक्ट कर सकता है, अदर एप्लीकेशन से भी इंटरेक्ट कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर जो अपन ने बनाया उससे भी इंटरेक्ट करेगा। और इसके बाद आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करोगे, कैप्चर इन द सेंस आप डेटाबेस में स्टोर करना चालू करोगे, और जैसे आप स्टोर करना चालू करोगे तो यू कैन एनालाइज दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कि क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में आ रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, तो डेटाबेस में होती है। A general purpose database management system is a software system designed to allow the definition, creation, querying, update and administrative of database. So basically जो DBMS बोलते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर आप डिफाइन करते हो टेबल्स को, टेबल्स के बाद उनको कैसे क्रिएट करना है, उसमें कितने कॉलम्स होंगे, ये सारा आप क्रिएशन में आता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप डेटा एंटर करने चालू करते हो, तो आप क्वेरी करके डेटाबेस में आप डेटा देख सकते हो। अब आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो इन एंड ऑल आप डेटाबेस में अगर आपके पास यूज़र अथॉरिटी है तो आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो जो एप्लीकेशन में डेटाबेस के लिए कर रहा है। आई मीन इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है। वेल नोन डेटाबेस इंक्लूड MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, डी बेस, फॉक्स प्रो, ये सारी चीज़ें अभी आउटडेट हो गए। DB2 सबसे ज़्यादा क्या यूज में आता है, तो MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, दीज आर दी डेटाबेसेस विच मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन यूज। और ओरेकल, एक ओरेकल हो गया, वो भी आ जाता है। बाकी ये आउटडेटेड है, जो पुरानी अगर लेगेसी एप्लीकेशन है, लेगेसी इन द सेंस बोलते हैं ना कि 20 साल पुराना एप्लीकेशन है, या फिर 15 साल पुराना एप्लीकेशन है, उस समय ये बहुत फेमस थे, तो वो ये सारे डेटाबेस यूज कर रहे होंगे। अगर वो अपडेट नहीं हुए हैं दूसरे डेटाबेसेस में, तो फिर अभी वो लोग ये आउटडेटेड डेटाबेसेस ही यूज कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल एग्जिस्ट। आई मीन दे, बिकॉज अगर इस तरह के एप्लीकेशन जो माइग्रेट नहीं हुए नए डेटाबेस में, वो अभी भी ये पुराने डेटाबेसेस में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो दीज आर दी नेम्स ऑफ दी डेटाबेस जिसमें आपको शायद आगे जाके काम करना पड़ सकता है। तो आपको काम इन द सेंस, आपको सिर्फ इतने काम में से सिर्फ ये जो क्वेरी है ना, सिर्फ इतना ही काम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ क्वेरी ही करनी है कि जो डेटा है मुझे क्या जो यूआई पे दिख रहा है वही डेटाबेस में सेव्ड है कि नहीं, बस वो देखना है। तो आपको मोस्टली सिलेक्ट क्वेरी का ही काम होता है, बाकी और कुछ काम नहीं होता है। तो ये पार्ट हुआ डेटाबेस का। नाउ वी हैव इंटरफेस, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट टॉपिक। वी विल कवर दिस। सो इंटरफेस क्या होता है? सो इंटरेक्शन विथ अदर एप्लीकेशन और डिवाइसेस हैपन थ्रू इंटरफेसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि एपीआईज डेवलप होती है। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था रेजर पे का। आप रेजर पे को इंटीग्रेट करने वाले हो आपके साइट पे, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो अल्टीमेटली इंटरफेस के थ्रू होता है। एपीआईज दी जाती है कि आपको ये एपीआई कंज्यूम करनी है, आप मुझे एक रिक्वेस्ट दोगे, उसके अगेंस्ट में मैं रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको बोला जाता है इंटरफेस। तो ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन करने के लिए यूज होती है। ठीक है। In computer science, an interface is the point of interaction with software, hardware, or with peripheral device such as monitor or a keyboard. अभी कंप्यूटर साइंस में जैसे अभी ये हम नॉर्मल सा डेस्कटॉप का इन्होंने एग्जांपल लिया, जिसमें इंटरफेसेस आपको सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, बट अल्टीमेटली आप उसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उसमें पेरिफेरल डिवाइस सच एज लाइक मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है। ये सारे चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आपके एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखोगे, आप माउस यूज़ कर रहे हो, तो दैट मीन्स मैं सिर्फ यहाँ पे हिला रहा हूँ माउस को, उससे हिसाब से यहाँ पॉइंटर भी हिल रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये इंटरफेस के थ्रू हुआ। यानी जो भी एक्टिविटी मैं माउस में कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं हार्डवेयर में कुछ कर रहा हूँ और उसको ट्रांसलेट वो सॉफ्टवेयर में कर रहा है, आई मीन यूआई पे कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को
रीड करने के लिए इंटरफेसेस होते हैं और ये इंटरफेसेस लिखे जाते हैं इन द सेंस कोडिंग में लिखे जाते हैं। तो ये जो हम लोग माउस की एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके लिए जो विंडोज सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कुछ कोड लिखे हैं, उसके हिसाब से वो ट्रांसलेट कर रहा है और हमें यूआई में इस तरह से मूवमेंट पॉइंटर का दिखा रहा है। Okay, some computer interfaces such as touch screen can send and receive data, while others such as mouse, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक कैन सेंड डेटा। अभी डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस। अभी जैसे कुछ होते हैं मल्टीपल कम्युनिकेशन करने वाले, यानी सेंड भी करेंगे रिसीव भी करेंगे, और कुछ होते हैं जो सिर्फ रिसीव या फिर सेंड करेंगे। जैसे आप अगर देखोगे माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये जो डिवाइसेस है ये सिर्फ डेटा सेंड करेंगे, ये रिसीव नहीं कर सकते। बट अगर आप देखोगे टच स्क्रीन है, आप कुछ काम कर रहे हो टच स्क्रीन में, तो आपको आप सेंड भी कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। लेट्स से आपने कोई ऐप ओपन करने गए, आपने ऐप को टच किया, दैट मीन्स आपने एक इनपुट दिया, इनपुट के अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स आया ऐप ओपन होके, आपने ओपन किया क्रोम अपने मोबाइल पे, आपने क्रोम का आइकॉन पे टिक किया, तो क्रोम पे आपने क्या किया, एक इनपुट दिया, क्रोम के अगेंस्ट में आपको जो आउटपुट आया उस स्क्रीन से, आपको क्रोम का पूरा एप्लीकेशन ओपन करके दिया। दैट मीन्स ये टू वे कम्युनिकेशन है, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो दो टू वे इंटरफेस भी होता है, वन वे भी होता है। इन केस ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम दैट डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर। अभी ये तो सिंपल लैंग्वेज हमने देखा, बट अगर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम होता है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंटरफेसेस बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से फिर इंटरफेसेस भी डिज़ाइन किए जाते हैं। तो काफ़ी कुछ सोच के ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। हर चीज़ को एक थॉट प्रोसेस होता है, विदाउट थॉट प्रोसेस कुछ नहीं बनता है। तो जो भी चीज़ बनाना रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ को बनाने को कॉस्टिंग लगता है और टाइम लगता है। तो यू डोंट वांट कि ऐसा कुछ करूँ जिसमें टाइम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। तो पहले आप इमेजिन करोगे कि कैसे बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, आर्किटेक्ट और जो बड़े लोग होते हैं जिनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, जिन्होंने इस तरह के काम किए होते हैं, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। ये हो गया। फॉर एग्जांपल इन लार्ज ईआरपी एप्लीकेशन, एचआर एप्लीकेशन इंटरफेस विद फाइनेंस एप्लीकेशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्ड। सो बेसिकली ईआरपी यानी क्या होता है, एक लेट्स से एक सॉफ्टवेयर पकड़ लो, एक एचआर एप्लीकेशन है। एचआर एप्लीकेशन फाइनेंस मॉड्यूल से भी इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे एम्प्लॉय अगर आ रहा है रोज का, तो उसका अटेंडेंस भी मॉनिटर होगा, उसके अटेंडेंस के हिसाब से फाइनेंस मॉड्यूल उसका पेमेंट निकालेगा। तो ये सारा एक इकोसिस्टम बनाएगा। आई मीन बायोमेट्रिक यानी क्या होता है, आप जो थंब इम्प्रेशन है ना, वो आप करोगे। आप इन मॉर्निंग में जब ऑफिस आ रहे हो, आपने थंब इन किया, आप एग्जिट कर रहे हो तब भी थंब इन किया। दैट मीन्स क्या है, वो कैलकुलेट करेगा आपने कितना टाइम ऑफिस में स्पेंड किया, आपके बिना बताए आपका वर्किंग आवर कैलकुलेट हो जाएगा, इससे आपके अटेंडेंस भी लग जाएगी। यही अटेंडेंस का डेटा फाइनेंस को डिपार्टमेंट को भी जाएगा। तो इंटरनली सारी मैनेज हो रही है चीज़ें, और ये सारे इंटरफेस के थ्रू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं हो रही है, बट सॉफ्टवेयर में पहले से डेवलप है। और ये किसने विजुअलाइज किया, ये सारा चीज़ें आर्किटेक्ट ने विजुअलाइज किया, और उन्होंने ये सब बोला कि इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और वो बनाने के लिए डेवलपर को बताया कि किस पैटर्न में आपको कोडिंग करनी है। ये सारा चीज़ें प्री डिफाइन होता है, और उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन एक दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव इन इंटरफेस। बाकी अभी हम लोग कल देखेंगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। कितने हैं पेजेस अपने पास, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, उसके बाद वेब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कल हम लोग कवर करते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है।